ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन का ग्राफ है। ये बात हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर हमारी होने वाली जितनी भी आगे डिस्कशन होगी वो रिवर्सिबल रिएक्शंस को ही लेकर होगी। कहते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरता जाएगा तो क्या क्या चीज़ें होंगी। नंबर वन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होती रहेगी। ये एस एच एज लाइन्स की फॉर्म में आपका एमसीक्यूज आता है कि ऑल ऑफ दी स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द रिवर्सिबल रिएक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सेप्ट। तो तीन चार बातें ठीक होंगी, एक बात गलत लिखी होगी, आप लोगों ने उसी को आइडेंटिफाई करना होगा। खैर, हम लोग इन बातों को डिस्कस करते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते जाएंगे तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, जबकि जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है वो हमारे पास इंक्रीज होती जाएगी। ये ग्राफ हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन को लेकर मेंशन किया गया है और ये हमें इस बात से पता लगता है कि जब हमारे पास रिएक्टेंट्स की लाइन आकर एक्स एक्सिस को जाकर टच कर देती है तो इससे हमें पता लग जाता है कि जनाब ये हमारा रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन ही है और ग्राफ भी उसी के लिए मेंशन किया गया है। कहता है द स्लोप रेट, स्लोप से मुराद रेट होगा यहाँ पे। कहता है द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज द स्टीपेस्ट। स्टीपेस्ट का मतलब कि बहुत ही तेजी से शुरू में जो कंसंट्रेशन है वो कम होती है, और शुरू में स्टीपेस्ट होने का या फिर तेज होने का मकसद होता है, उसकी कोई रीजन होती है, और रीजन ये होती है कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में भी लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के अंदर पढ़ा था कि रेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता देखने को मिलता है विद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब क्योंकि जब हम लोग रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, तो इस वजह से हमारे पास रेट भी एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होता है, और इस वजह से जो हमारे पास लाइन है ये हमें स्टीपेस्ट देखने को मिलती है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है। जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो वहाँ पर रेट भी कम होता जाएगा। इस वजह से ये जो लाइन होती है इसकी जो ढलवान होती है, इसकी जो स्लोप होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, मतलब उसकी जो स्टीपनेस होती है वो कम होती जाती है। तो कहते हैं कि एज द रिएक्शन प्रोसीड, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता जाएगा तो जो स्लोप है, स्लोप से मुराद यहाँ पे मैं फिर लिख रहा हूँ कि रेट ही होगा, कि रेट बिकम लेस स्टीप। और लेस स्टीप होने की वजह क्या होती है कि चूंकि रेट रिएक्टेंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्टेंट कम होते जाएंगे तो इस वजह से इसकी जो स्लोप या फिर रेट है वो भी हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा होता है। तो कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन चेंजेस एट एवरी मोमेंट। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट, और इरिवर्सिबल रिएक्शन की ये खसूसियत है कि हमेशा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डिक्रीज होती रहती है। अब चूंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होती रहती है, तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। और चेंज अब इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। चेंज स्पेसिफिकली क्या हो रही होती है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज एट एवरी मोमेंट। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं हो सकता, डिक्रीज ही होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज तो तब होता है ना कि अगर आप लोग रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे होते। आप तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे, आप लोग रिएक्टेंट्स को विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन तो कम हो रही है। जब रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीजिंग एट एवरी मोमेंट बिकॉज इट इज अ यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन। और यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है। और ये मैं बात पहले भी काफ़ी दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ, यहाँ फिर बोल रहा हूँ कि हमारे पास इस यूनिट के अंदर सारी की सारी होने वाली डिस्कशन ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ही होगी। अब ये मैंने रीज़न लिखी है कि क्यों रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करता है एट एवरी मोमेंट, because rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactants। अब with the passage of time reactant कम होंगे तो अल्टीमेटली आप लोगों का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी कम ही होगा। ये लॉ ऑफ मैथ एक्शन से हमें रेफरेंस मिल रहा होता है। तो कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। आपको रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव डिजिट्स के अंदर ही देखने को मिलती है। रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास नेगेटिव जो है वो नहीं हो सकता। लेकिन जो चेंज इन रेट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? जब आप लोग प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं तो फिर जो चेंज इन रेट होगी वो हमारे पास पॉजिटिव होगी। और जो हमारे पास और जो हमारे पास चेंज इन रेट होगा वो नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव किसके लिए होगा? अब क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम कम हो रही होती है तो जो हमारे पास चेंज इन रेट है वो प्रोडक्ट्स के लिए पॉजिटिव होगा, जबकि रिएक्टेंट्स के लिए जो चेंज इन रेट है वो हमारे पास नेगेटिव देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि फॉर गैसियस फेज रिएक्शन यूनिट्स ऑफ प्रेशर आर यूज इन प्लेस ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। ये बात हम लोग पीछे भी कर चुके थे जब मैंने आपको एमसीक्यूज दिया था। एक रिएक्शन गैसियस फेज में मौजूद था और मैंने आपसे पूछा था कि इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का क्या यूनिट होगा, तो वहाँ पे भी हमारे पास जो राइट ऑप्शन था वो एटमॉस्फेयर पर सेकंड था।
जब गैशियस रिएक्शन आ जाएगा तो फिर हम लोग प्रेशर की टर्म इस्तेमाल करते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन, और जो प्रेशर का यूनिट होता है वो हमारे पास एटमॉस्फेयर जो है वो हमें देखने को मिल रहा होता है। कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन नेवर रिमेन्स सेम ड्यूरिंग द रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी सेम नहीं रहेगा। क्यों नहीं सेम रहेगा? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सेम नहीं रहेगी। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम नहीं रहेगी तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी कभी भी सेम नहीं रहेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग द रिएक्शन। कहता है डिक्रीजेज कंटिन्यूसली, ये लगातार कम होता जाएगा टिल द रिएक्शन सीरीज। हालांकि एक वक्त आ जाएगा कि आपके पास रिएक्शन क्या कर जाएगा, सीज कर जाएगा, रुक जाएगा। और रिएक्शन स्टॉप कब होता है? जब रिएक्टेंट्स जीरो हो जाएंगे। जब रिएक्टेंट्स जीरो हो जाएंगे तो फिर अल्टीमेटली आप लोगों का रेट ऑफ रिएक्शन भी वहां पर जीरो हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्टेंट्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये जो आप लोगों की पहले पेज के ऊपर रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर बातें लिखी हुई है ना, वो मैंने सारी की सारी यहाँ पे पॉइंट्स की फॉर्म में लिखती हैं। आप लोगों से यही एमसीक्यूज आएगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इनमें से कौन सी चीज़ हो रही होगी, कौन सी चीज़ नहीं हो रही होगी। तो इन बातों का ख्याल रखना है जो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हैं। यहाँ तक क्लियर है तो बताएं, हम लोग आगे चलते हैं। यस सर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग जनरल रिएक्शन। हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो ए है और जो हमारे पास प्रोडक्ट है यहाँ पे बी है। कहता है द रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इज शोन विद नेगेटिव साइन। हम लोग जब भी रिएक्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे ना तो हम लोग वहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो क्या होता है, हम लोग जब भी चेंज इन कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो हम लोग यही, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, कि जो फाइनल कंसंट्रेशन होती है माइनस जो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन होती है। अब रिएक्टेंट लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि शुरू में हमारे पास थे 50, विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी कंसंट्रेशन कम होती गई, अभी हमारे पास है 30। तो जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो हमारे पास है 30, जो इनिशियल कंसंट्रेशन थी वो हमारे पास थी 50। तो जो आंसर आएगा आपके पास यहाँ पर माइनस में आएगा, -20 देखने को मिलेगा। इस वजह से जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखी जाती है तो हम लोग वहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाते हैं। क्यों? बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज एज द रिएक्शन प्रोसीड, दैट इज द रीजन वाई डिक्रीज इज शोन विद द नेगेटिव साइन। जबकि जब भी हमने बात करनी है प्रोडक्ट्स की, अब प्रोडक्ट्स हमें पता है कि एट द स्टार्ट जो है वो प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो तो जीरो होगी, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, 10 हो जाएंगे, 20, जितने भी हों। लेट्स सपोज हम लोग कहते हैं कि 20 हुए, तो इसकी जब आप लोग चेंज इन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल आपके पास जो आंसर है वो पॉजिटिव डिजिट्स में देखने को मिलेगा। तो कहते हैं द रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज शोन विद द positive sign. Reason is because the concentration of product increases as the reaction proceeds, that is the reason why increase is shown with the पॉजिटिव साइन। और जब हम लोग प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास साइन जो है वो पॉजिटिव का देखने को मिलेगा। जब रिएक्टेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारे पास वहाँ पे नेगेटिव का साइन देखने को मिल रहा होता है। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है। कहते हैं कि फॉर अ रिएक्शन ए कन्वर्ट इनटू बी, रेट इज रिप्रेजेंटेड एज। बोथ ऑफ दीज। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बोथ ऑफ दीज आ जाएगा। जल्दी से शाबाशी से एक्सप्लेन कर दें क्यों बोथ ऑफ दीज आया। क्योंकि रिएक्टेंट्स कम होंगे और प्रोडक्ट्स ज्यादा होते जाएंगे इसलिए। क्योंकि हमारे पास जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ता जाएगा, हमने अभी पिछली स्लाइड के ऊपर डिस्कस किया कि हम लोग रिएक्टेंट्स के साथ नेगेटिव का साइन इस्तेमाल करते हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ हम लोग पॉजिटिव का साइन इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमें 4 ही देखने को मिलेगा। अगर मैं कहता हूँ ये मेरे पास दो ऑप्शंस नहीं है, ठीक है, फिर हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा? नन ऑफ दीज। फिर हमारे पास नन ऑफ दीज होगा। रीज़न क्या है कि हमने यहाँ पे रिएक्टेंट्स के साथ पॉजिटिव का साइन इस्तेमाल कर लिया और प्रोडक्ट्स के साथ हम लोगों ने नेगेटिव का साइन इस्तेमाल कर लिया, और ऐसा पॉजिटिव ऐसा जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकता। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ऑप्शन भी आपके पास यही है और आपने आंसर भी बोथ ऑफ दीज ही करना है, अब रिएक्शन की स्टेटमेंट के अंदर आप लोग क्या चेंज करेंगे कि आपके पास बोथ ऑफ दीज आंसर बन जाएगा?
फिर रिवर्सिबल 2 एरो लगा देंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन ना 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 बने ना उसका। ना 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 बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन रिवर्सिबल पे नहीं अप्लाई करना, रिएक्शन को सर उलट ए और कर। बी की पोजीशन चेंज कर देंगे। हाँ, अब बी को हम लोग ए में कन्वर्ट कर देंगे। अब बी जो है वो आपके पास रिएक्टेंट है, और जो ए है ये आपके पास प्रोडक्ट है। अब आपके सामने जो ऑप्शन लिखे हैं वो ठीक हैं, आप ये नहीं कहेंगे कि रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे। जैसे आपने दिमाग बंद करके ये बोल दिया ना कि ये कर देंगे, उसी तरह उसने आंखें बंद करके आपका एमसीक्यूज गलत कर देना, और वो हम लोग चाहते नहीं हैं। अब ऐसा क्यों हुआ कि आपका बोथ ऑफ दीज आंसर था? ये तो मैंने आप लोगों को डिफरेंट सिनेरियो बता दिया ना कि किस तरह से एमसीक्यूज पूछा जा सकता था। खैर, इसका बोथ ऑफ दीज आंसर इस वजह से था कि माइनस डी ओवर डी टी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम को जाहिर कर रहा है, और जो बी ऑप्शन है वो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स को जो है वो यहाँ पर जाहिर कर रही है। इस ऑप्शन या इस एमसीक्यूज में किसी बच्चे को मसला है तो वो पूछें, अदरवाइज हम लोग आगे चलते हैं। नो सर। नेक्स्ट है, कहते हैं कि फॉर द रिएक्शन रेट आप लोगों के पास ये है कि माइनस डेल ए ओवर डेल टी, रिएक्शन विल बी प्रोसीडिंग इन किस डायरेक्शन। यहाँ पे फॉरवर्ड और रिवर्स का मतलब समझ लें, ये रिवर्सिबल रिएक्शन को नहीं शो कर रहा। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ए इंटू बी है तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, और अगर आपके पास बी इंटू ए है तो इसका मतलब ये रिवर्स रिएक्शन है। मतलब मैं पहले ही बता दिया, मुझे एमसीक्यूज का आंसर करें। कहते हैं कि रिएक्शन ए इंटू बी है, रेट इज माइनस डेल ए ओवर डेल टी, तो रिएक्शन विल बी प्रोसीडिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिवर्स, दोनों या नन ऑफ दीज। फॉरवर्ड। हाँ, फॉरवर्ड। माइनस का साइन गिवन है ए के साथ, इसका मतलब ए की कंसंट्रेशन कम हो रही है, और कंसंट्रेशन हमेशा किसकी कम होती है? रिएक्टेंट्स की कम होती है। आपने ये आइडेंटिफाई करना था सिंपली कि किस रिएक्शन के लिए ए जो है वो रिएक्टेंट है, तो वो हमारे पास फॉरवर्ड के लिए है, तो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन अल्फा आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि रेट इज इक्वल टू प्लस डेल ए ओवर डेल टी, रिएक्शन विल बी प्रोसीडिंग इन रिवर्स। फिर आप लोगों के पास रिवर्स। यहाँ पे ए के साथ पॉजिटिव का आना ये इस बात की इंडिकेशन है कि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और कंसंट्रेशन हमेशा प्रोडक्ट्स की बढ़ती हैं। अगर ए की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो मीन टू से ए मस्ट बी अ प्रोडक्ट, तो वो रिवर्स के केस में ही पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा बन जाना था। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि रेट इज इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी, देन रिएक्शन विल बी प्रोसीडिंग इन फॉरवर्ड। रिवर्स। अल्लाह के बंदो रिवर्स आएगा, बल्कि अल्लाह की बंदियों और मरो। अब उसने कहा है कि रिएक्शन विल बी प्रोसीडिंग इन, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है उसने बी के साथ नेगेटिव का साइन लगाया हुआ है, मीन टू से बी की कंसंट्रेशन कम हो रही है, बी मस्ट बी आर रिएक्टेंट ओवर हेयर, और बी रिवर्स रिएक्शन के लिए ही हमारे पास होगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा ही बनेगा अगेन। और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि रेट इज इक्वल टू प्लस डेल बी ओवर डेल टी, देन रिएक्शन विल बी प्रोसीडिंग इन द फॉरवर्ड। फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फिर हमारे पास जो रिएक्शन की डायरेक्शन होगी वो हमारे पास फॉरवर्ड होगी, क्योंकि यहाँ पे बी के साथ पॉजिटिव का साइन आना ये इस बात की इंडिकेशन है कि बी की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, बी मस्ट बी अ प्रोडक्ट ओवर हेयर, और वो हमारे पास फॉरवर्ड के केस में ही पॉसिबल है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास अल्फा बनेगा अगेन। तो ये डिफरेंट सिनेरियो जैसे आप लोगों से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। होप्स हो कि आप लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन के रिगार्डिंग चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस आप लोग बारहा पढ़ते आए हैं कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या फिजिक्स में पढ़ते रहते हैं हम लोग। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस लफ्ज़ के ऊपर जाएं तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है लम्हाती। एक लम्हे के ऊपर आप लोग किसी भी रिएक्शन का रेट फाइंड आउट कर लेते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं दिस इज एन इंस्टेंटेनियस रेट। और एवरेज रेट, एवरेज निकालते हैं औसत, और औसत हमेशा मिनिमम आपके पास दो वैल्यूज़ का होना ज़रूरी होता है। मतलब आप लोग दो डिफरेंट टाइम्स के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं, फिर आप लोग जो है वो उसकी औसत निकाल लेते हैं, और आप लोग कहते हैं कि जनाब ये हमारे पास जो है वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो निकल चुका है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री के अंदर इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट को देखते हैं। कहते हैं कि द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एट एनी स्पेसिफिक टाइम ऑफ इंटरवल, किसी भी एक खास लम्हे के ऊपर आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर लें तो इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट का नाम देते हैं। जबकि द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स,
दो ख़ास मखसूस टाइम इंटरवल्स के दरमियान आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास एवरेज कहलाता है। ये तो थी सिंपल सी डेफिनेशन। अब बेटा थोड़ा सा फ़र्क आता है जब आप लोग इंस्टेंटेनियस को और एवरेज को एक्सप्लेन करते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट के लिए आप लोग, मैं मोर स्पेसिफिकली इनकी बात कर रहा हूँ, हमारी बुक इनको जनरली एक ही चीज़ लिखती है। अगर आपको मोर स्पेसिफिकली डिफ्रेंशिएट करना हो तो याद रखिएगा इंस्टेंटेनियस रेट में हम लोग डी एक्स और डिवाइडेड बाय डी टी का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और एवरेज रेट के लिए हम लोग डेल्टा का साइन इस्तेमाल करते हैं। डेल एक्स ओवर डेल टी, ये हमारे पास एवरेज रेट का जो है वो हमें रिलेशन देखने को मिल रहा होता है। कहता है कि एट फर्स्ट 3 सिनेरियो होते हैं। ये अगर आप लोगों ने टेस्ट सोल्व किया हो तो उसके अंदर मैंने एक एमसीक्यूज भी इसका ऐड किया था कि जब टाइम इंटरवल अप्रोचेज टू जीरो देन द वैल्यूज ऑफ एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। में इस स्लाइड के बाद आप लोगों को एमसीक्यूज फिर से क्लियर करूंगा। खैर, कहता है कि एट फर्स्ट, फर्स्ट से मुराद यहाँ पे स्टार्ट है कि एट द स्टार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कहता है द इंस्टेंटेनियस रेट इज हायर देन द एवरेज रेट। क्यों? क्योंकि बेटा इंस्टेंटेनियस रेट होता है किसी भी एक लम्हे के ऊपर आप लोग जब रेट फाइंड आउट करते हैं। और हम लोग किसकी बात करें? हम लोग स्टार्ट की बात करें। और स्टार्ट के ऊपर क्या होता है? स्टार्ट के ऊपर आप लोगों के पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है। जब स्टार्ट के ऊपर आप लोगों के पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी तो फिर स्टार्ट के ऊपर आप लोगों के पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, अगर स्टार्ट के ऊपर आप लोग इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास ज़्यादा ही होगा एज कम्पेयर टू द एवरेज रेट। जबकि एट फर्स्ट या फिर एट स्टार्ट द एवरेज रेट इज़ लोअर देन द इंस्टेंटेनियस रेट। एट द एंड, एंड के ऊपर क्या होता है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ना होने के बराबर, जब रिएक्टेंट ही जीरो होंगे ऑलमोस्ट, तो आप लोगों के पास रेट भी ऑलमोस्ट जीरो होगा, तो हम लोग कहेंगे द इंस्टेंटेनियस रेट इज लोअर देन द एवरेज रेट। जबकि एट द एंड ऑफ रिएक्शन एवरेज रेट की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द इंस्टेंटेनियस रेट। जबकि एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट आर इक्वल फॉर ओनली वन इंस्टेंट इन एनी टाइम इंटरवल। और याद रखिएगा अगर वो आपसे पूछे कि कब, तो आप लोग लिखेंगे जब रिएक्शन हमारे पास मुकम्मल स्टॉप हो जाए या व्हेन टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू ज़ीरो। ये दो सिनेरियो हैं जब आप लोगों के पास दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू ज़ीरो का मतलब ये है कि ये आप लोगों के पास एक रेट, मैं सिर्फ समझाने की हद तक बता रहा हूँ, ये आप लोगों के पास एक रेट होता जा रहा है। आप लोग इस लम्हे एक रेट फाइंड आउट करते हैं तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट है। एवरेज रेट क्या होता है? मैं एवरेज रेट को यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। एवरेज रेट जनाब ये है कि आप लोगों ने एक तो इसी लम्हे रेट फाइंड आउट कर लिया और दूसरा उसी के साथ ही आप लोगों ने फाइंड कर लिया इतना साथ के दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा ना, इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। स्क्रीन चेंज कर लूँ मैं एक मिनट। अब ये देखें, ये लेट्स सपोज आप लोगों के पास 0 सेकंड है, यहाँ पे हम लोग कहते हैं 10 सेकंड है, यहाँ पे 15 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, यहाँ पे 25 सेंट सो ऑन, बात बढ़ती गई। ये आप लोगों के पास जनाब लेट्स सपोज रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। मैं कहता हूँ आप लोगों ने एग्जैक्ट 15 टाइम के ऊपर जो है वो रेट फाइंड आउट किया। आप लोगों ने रेट फाइंड आउट कर लिया, आप लोगों के पास जो वैल्यू निकल आती है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हम लोग कह लेते हैं कि 30 है। अब आप लोग इसका रेट फाइंड आउट करते हैं तो ये कंसंट्रेशन है, ये आप लोगों के पास टाइम है। आप लोग कंसंट्रेशन ओवर टाइम फाइंड आउट करते हैं, आप लोग 30/15 करते हैं तो आप लोगों के पास जो आंसर है वो हमारे पास जनाब 2 आ जाएगा। अब आप लोग क्या करते हैं? आप लोग आप लोगों ने 15 सेकंड के ऊपर आप लोगों ने इसको फाइंड आउट कर लिया और फिर अगले ही लम्हे जो है वो आप लोग फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ पर इसको। मैं कहता हूँ आप लोगों ने जनाब इसको 16 सेकंड के ऊपर जो है वो फाइंड आउट कर लिया। जब आप लोगों ने 16 सेकंड के ऊपर आप लोगों ने इसको फाइंड आउट करना है तो जो कंसंट्रेशन होगी वो कम हो जाएगी और आप लोगों के पास टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू ज़ीरो। अप्रोचेस टू ज़ीरो का मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने एक टाइम 15 के ऊपर लिया है ना तो उससे नेक्स्ट भी आप लोग अप्रोचेस टू ज़ीरो, मतलब जो डेल टी की वैल्यू है वो आप लोगों के पास ज़ीरो हो। अगर आप लोगों ने एक वैल्यू 15 सेकंड के ऊपर फाइंड की है तो दूसरी वैल्यू भी आप लोग 15 सेकंड के ऊपर ही फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहली 15 सेकंड के ऊपर भी आपके पास वैल्यू 30 ही आ रही है और दूसरी 15 सेकंड के ऊपर आप लोग निकालेंगे वो भी आप लोगों के पास 30 ही आ रही है। तो इसकी जो एवरेज आएगी वो भी दोनों के केस में आप लोगों के पास 30/15 आप लोग करेंगे तो आप लोगों के पास जो आंसर है वो आप लोगों को यहाँ पर 2 ही देखने को मिलेगा। मतलब जब आप लोग टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू ज़ीरो कर लेते हैं कि दोनों के दरमियान जो टाइम का
इंटरवल का डिफरेंस होगा वो अप्रोक्सीमेटली 0 होगा। मतलब टाइम इंटरवल आप लोगों ने चेंज किया ही नहीं। जब आप लोगों ने टाइम इंटरवल ही चेंज नहीं किया तो कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं हुई। जब कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी तो अल्टीमेटली आप लोगों का जो एवरेज रेट है वो भी हमें चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देगा। तो यही बात हम लोग यहाँ पे लिख रहे होते हैं कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहा हो तो जब टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू 0 हो जाता है तो फिर आप लोगों के पास जो इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट इन दोनों की जो वैल्यूज होती हैं वो आपस में एक दूसरे के बराबर जो है वो हमें देखने को मिल रही होती हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. ले लाते हैं, पता नहीं। अब नेक्स्ट ये हमारे पास एक ग्राफ है। ग्राफ को ये सिलेबस में नहीं है, मैंने सिर्फ एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पिछली स्लाइड के ऊपर ही इसकी दे दी है। यहाँ पे अलग से करने की इसको ज़रूरत भी नहीं है। वैसे मैं बता देता हूँ कि आप लोगों के पास अगर यहाँ पे आप लोग, मैं ये कलर चेंज कर लूँ, अगर आप लोग यहाँ पे T1 के ऊपर एक रेट फाइंड आउट करते हैं तो वो जो रेट होगा, आप लोगों ने T1 एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के ऊपर फाइंड आउट किया तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे, दिस इज़ योर इंस्टेंटेनियस रेट। लेकिन अगर आपने एक ये फाइंड आउट किया T1, फिर आप लोग T2 के ऊपर एक वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते हैं तो वो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, टाइम टू T2 के ऊपर आ जाएगा। फिर आप लोगों ने एवरेज रेट फाइंड करना है। एवरेज रेट किसके बराबर होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल चेंज। तो T2 माइनस T1 आप लोग यहाँ पे जो वैल्यू होगी डेल्टा टी की वो पुट करेंगे, और ये जो A2 और A1 इन दोनों के दरमियान जो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा वो वैल्यू पुट करेंगे। तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो एवरेज रेट को जो है वो रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा होता है। मतलब अगर एक किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के ऊपर फाइंड आउट कर लेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस रेट है, और अगर आप लोग दो को फाइंड आउट करने के बाद उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे पास जब हमें एवरेज रेट वहाँ पे देखने को मिल रहा होता है। इज इट क्लियर? यस सर। ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी आप लोगों को। कहता है कि इंस्टेंटेनियस रेट इज रिप्रेजेंटेड एज, A. तो अभी पिछली स्लाइड पढ़ी है, क्या हो गया है? आंखें दिमाग हर चीज खोल के बैठे हैं। राइट ऑप्शन अल्फा है। इंस्टेंटेनियस रेट को dx ओवर dt से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि डेल x ओवर डेल t जो है वो हमारे पास एवरेज रेट जो है वो रिप्रेजेंटेशन है। इज इट क्लियर? यस सर। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पीएमसी इतने ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर जाके पूछेगी। तो अगर दोनों होंगे तो मतलब एक ही कोई भी ऑप्शन देगा, आप लोग उसको सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर दो में से कोई मोस्ट बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी होगी तो फिर आप लोग इंस्टेंटेनियस रेट के लिए dx ओवर dt को फाइंड आउट करते हैं, और डेल x ओवर डेल t आप लोग एवरेज रेट के लिए जो है वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं। कहते हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन रिलेशन बिटवीन इंस्टेंटेनियस रेट एंड एवरेज रेट इज, Beta. Instantaneous is greater than average at beta. तो एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट जो है उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी और एवरेज रेट की कम होगी। तो हमारे पास राइट ऑप्शन बीटा आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं स्टेटमेंट के अंदर क्या ऐसी चेंज लाऊं कि मेरे पास अल्फा ऑप्शन ठीक बने, At the end. और ऐसी क्या चेंज लेकर आऊं कि राइट ऑप्शन चार्ली बने? When time approaches to 0. या टाइम अप्रोचेस टू जीरो, या हम लोग लिख देंगे एट द एंड ऑफ रिएक्शन। तो अल्फा के लिए हम लोग लिखेंगे एट द लास्ट स्टेज ऑफ रिएक्शन। लास्ट स्टेज मतलब मरने वाली आखिरी से नहीं, यहाँ पे लास्ट स्टेज से मुराद है कि एंड ऑफ रिएक्शन के At रिएक्शन the end. अप्रोक्सीमेटली जो है ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, मुकम्मल नहीं ख़त्म हुआ। और बीटा के लिए हम लोग स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, और जो चार्ली है ये याद रखिएगा जब रिएक्शन स्टॉप कंप्लीटली, मुकम्मल रिएक्शन जो है वो आपके पास रुक गया, या व्हेन टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो ये दो बातें तीन जो आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है, और यही यहाँ से एमसीक्यू जो है वो पूछा जा रहा होता है। खैर हम लोग आगे चलते हैं। कहता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन इज 6 × 10⁻³ मोल पर dm³ एंड द टाइम टेकन इज 10 सेकंड, व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। ये यूएचएस का पास पेपर का क्वेश्चन है। चलें शाबाश, जल्दी से आंसर। Charlie. चार्ली
और कोई शहजादा या शहजादी जिसके जहन में कुछ और आ रहा हो? सभी का चाल ही आ रहा है? Yes, sir. तो जो रेट है ये हमारे पास इक्वल है चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन वो हमें कह रहा है जनाब 6 इंटू 10⁻³ और टाइम 10 है, 10 को 10⁻+1 भी लिख सकते हैं, ऊपर जाके ये भी -1 हो जाएगा, तो ये आप लोगों के पास 6 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे 40 आ जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. बच्चे लैग हो गए हैं। कहता है कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू। ये नेक्स्ट टॉपिक से एमसीक्यूज है, अभी पढ़ा नहीं है हमने, लेकिन आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए था अब तक। खैर इसका आंसर करें शाबाश जल्दी से। Rate constant. तो ये नेक्स्ट है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट से ही पूछा गया है कि जब भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिटी होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन, बेसिकली आप लोग रेट इक्वेशन लिखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू होती है। कहता है कि अगर हम लोग ये जो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन है इसकी वैल्यू यूनिटी रख देते हैं, 1 रख देते हैं, तो 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही आएगा। तो फिर आप लोगों का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो के मीन से रेट कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा आ जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. अब ये मज़े का टॉपिक है यूनिट का सबसे अच्छा, जहाँ से अगर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनना हो बनेंगे तो वैसे भी मैं नेक्स्ट भी आगे आप लोगों को चीज़ें करवाऊंगा, लेकिन ये अच्छा टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये नहीं है कि हमने जो पीछे इसमें रहता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो सारी चीज़ें छोड़ देनी है, वो भी करनी है, लेकिन पहले हम लोग रेट को शुरू किया तो रेट को ही पहले ख़त्म कर लें, फिर ऑर्डर्स की तरफ चलेंगे, चलाएंगे ऑर्डर बच्चों के ऊपर हम लोग भी। लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन कौन कौन से होंगे। नंबर 1 फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स को डिस्कस करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को डिस्कस करेंगे, प्रेशर को डिस्कस करेंगे, सरफेस एरिया को डिस्कस करेंगे, पार्टिकल साइज को डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स को डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे, कैटलिस्ट को डिस्कस करेंगे, और एक्टिवेशन एनर्जी। वो डिफरेंट फैक्टर्स जो हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर डिस्कस करनी है, इन सभी को 1 बाय 1 करके जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि कौन सा फैक्टर डायरेक्टली रिलेट करता है, कौन सा फैक्टर इन्वर्सली रिलेट करता है, कौन सा फैक्टर इफेक्ट कर ही नहीं रहा होता। तो ये सारी की सारी बातें जो है खैर हम लोग इंशाल्लाह लास्ट में डिस्कस कर रहे होंगे। कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम फॉर रिएक्टेंट्स व्हेन दे आर प्रेजेंट इन डैश फेज। किस फेज में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो मैक्सिमम होगा? Yes. रेट ऑफ रिएक्शन विल बी मैक्सिमम व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द गैसियस फेज। रीजन बता सकते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। जो बेटा रेट है ना, रेट के अंदर आप सिंपली ये बात याद रखें कि आप लोगों ने जनाब बनाने होते हैं प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स मैक्सिमम बनाने होते हैं। प्रोडक्ट्स मैक्सिमम कब बनते हैं हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। उसके लिए हमें ज़रूरत होती है इफेक्टिव कोलिजन्स, किसका थोड़ा सा आइडिया मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी दिया था। इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी होता है, एक्टिवेशन एनर्जी और दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन का होना ज़रूरी होता है। अब एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट्स टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। अब एक्टिवेशन एनर्जी अगर किसी मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, हरकत की वजह से जो एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो इतनी हो कि या तो वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो या ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी हो, तो वो रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो सकता है प्रोडक्ट्स के अंदर। अब जब हम लोग तीनों फेजेस को कंपेयर करते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस को, इन तीनों में से किस में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस सबसे कम होती हैं? Yes. ये बात याद रखनी है कि इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का काइनेटिक एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन होता है। जिसमें जितनी ज़्यादा इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगी, जिसको जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ ने ताकत के साथ पकड़ा होगा, उसके पास उतने ही कम चांस होते हैं कि बहुत ज़्यादा ना हरकत कर सके। अगर किसी बच्चे को लगाम देने के लिए कोई पीछे हो तो वो अपनी मर्जी से नहीं कुछ भी कर सकता, उसके पीछे कोई ना कोई होता है जो उसे रोक सकता है। लेकिन अगर किसी के पास इतनी फोर्स ना हो, उसको कोई रोकने वाला ना हो, तो फिर वो बिगड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं, उसकी भागने की जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। सेम गोज
फॉर द गैशियस फेज के जब इनको रोकने वाली कोई फोर्स नहीं होती तो ये क्या करते हैं, मुंह उठा के कभी इसके दर कभी उसके दर, तो मुंह उठा के कभी इधर तो कभी उधर, तो ये ज़्यादा ना हरकत करते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना वो गैसेस के पास होती है, और गैसेस के पास ही ये चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनके पास इतनी एनर्जी हो कि वो या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो या उससे ग्रेटर हो, तो उसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो पाते हैं। जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो पाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि जनाब अगर तीनों में से कंपैरिजन करना हो सॉलिड, लिक्विड और गैस में से, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो हमारे पास गैशियस फेज का जो है वो हमें देखने को मिल रहा होता है। तो ये इसके पीछे थोड़ा सा कंसेप्ट था। मैं यूनिट की अगली या पिछली या किसी और यूनिट में जो चीज़ें हैं मैं उनको रिलेट करके ही आप लोगों को समझा रहा होता हूँ। अब ये जो चीज़ है ये आप लोगों ने गैसेस वाले यूनिट में जब उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तो लाजमी तौर पे ये रिलेशन आप लोगों ने वहाँ पे पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लेंगे। खैर इस क्वेश्चन में कोई इश्यू है तो पूछें, अदरवाइज हम लोग आगे चलते हैं। तो सर अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, किसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद गैस लिक्विड सॉलिड। गैस लिक्विड ये रेट ऑफ रिएक्शन का भी ऑर्डर है और यही इनका काइनेटिक एनर्जी का भी ऑर्डर जो है वो हमें देखने को मिल रहा होता है। खैर नेक्स्ट चलते हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स के ऊपर। बेटा प्रोडक्ट के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं होता। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट किस स्टेज में है हमें उससे लेना देना है, हमारा प्रोडक्ट्स के साथ कोई भी कंसर्न नहीं होगा। अगर आप लोग अपनी बुक के ऊपर भी देखें तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ही जिक्र होगा, प्रोडक्ट के साथ उसने कोई छेड़छाड़ी की ही नहीं। कहता है कि रिएक्टेंट्स कैन एग्जिस्ट इन गैसियस फेज, दे में एग्जिस्ट इन द लिक्विड फेज एज वेल एज दे में एग्जिस्ट इन द सॉलिड फेज। कहते हैं कि रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन द गैसियस फेज हैज द मोर रेट ऑफ रिएक्शन, सबसे ज्यादा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास गैसियस फेज के अंदर मौजूद रिएक्टेंट्स का देखने को मिलता है। रीजन बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री एमडी कैट के अंदर हम लोगों ने एफएससी नहीं पढ़े, रट्टे नहीं हम लोगों ने लगाने, हम लोगों ने चीज़ों को समझना है कि अगर एक लाइन लिखी हुई है तो उसकी रीज़न क्या है, क्यों लिखी हुई है। तो बेटा याद रखना है कि रीज़न वही जो अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड के ऊपर डिस्कस किया है कि जब भी हम लोगों ने गैसेस की बात करनी है तो वहाँ पे लो इंटरमोलेकुलर फोर्सेज जो हैं वो मौजूद होती हैं। जब लो इंटरमोलेकुलर फोर्सेज होंगी तो पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली, वो आज़ादाना हरकत करते हैं, कोलाइड विद ईच अदर, आपस में भी टकराएंगे, एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड दे रिजल्ट इन द इफेक्टिव कोलिजन्स, और वहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे। जब इफेक्टिव कोलिजन्स होंगी तो प्रोडक्ट्स बनेंगे, और जब प्रोडक्ट्स बनेंगे तो अल्टीमेटली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारे पास से इंक्रीज हो रहा होगा। लिक्विड्स हैज द मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन, अभी मैंने आप लोगों को पीछे ट्रेंड भी लिखवा दिया इस चीज़ का, जबकि सॉलिड्स हैव द वेरी लो रेट ऑफ रिएक्शन। अगर रीज़न मैंने लिखनी हो तो इसी पॉइंट को उठा के मैं यहाँ पे लिखूंगा, बातों को उलट कर दूंगा, लिखूंगा जी पार्टिकल्स कैन नॉट मूव फ्रीली, दे कैन नॉट collide with each other and the chances of effective collisions are very minimum, therefore solids have the low rate of reaction। तो ये वाली बातें हम लोग लिख रहे होंगे। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो सबसे कम जो नीचे है वो सॉलिड है, इससे ऊपर जो हमें देखने को मिलता है वो हमारे पास लिक्विड्स होंगे, और सबसे ऊपर बीपी सुपर गैसेज जो हैं वो हमें देखने को मिल रही होती हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. सर हाँ, बहुत मजे का क्वेश्चन है। विच ऑफ फॉलोइंग हैज मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन। चलें इस पे बाहर बाद में चलते हैं, पहले मुझे ये बताएं पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें जो आपके पास एलिमेंट्स हैं वो तीनों के तीनों स्टेट ऑफ मैटर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। Halogens. हैलोजेंस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक? Diatomic. अब ये दो एमसीक्यूज हमने क्लियर कर लिए। पहली बात कि हैलोजन वो वाहद ग्रुप है पीरियोडिक टेबल के अंदर जिसके अंदर आपके पास तीनों की तीनों फिजिकल स्टेट देखने को मिलती हैं, मतलब इसके एलिमेंट लिक्विड भी हो सकते हैं, इसके एलिमेंट सॉलिड भी हो सकते हैं, इसके एलिमेंट गैस भी हो सकते हैं। एक एमसीक्यूज। दूसरा एमसीक्यूज कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो किस फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो ये डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो बेटा याद रखना है कि जो फ्लोरीन और क्लोरीन है ये गैसेज हैं, ब्रोमीन लिक्विड है, और जो आयोडीन है वो हमारे पास है सॉलिड है। चलें जी, ये तो एमसीक्यूज क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं
कहते हैं कि विच ऑफ फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन। फ्लोरीन एंड क्लोरीन। नहीं, एक ही ऑप्शन होगा ना, यहाँ पे तो बहुत लिखे नहीं हुआ कहीं पे भी। फ्लोरीन का ज्यादा होगा। फ्लोरीन। फ्लोरीन। ऐसा। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है फ्लोरीन। रीजन बता सकता है कोई? सर वो जो इसका थिक क्लाउड होता है फ्लोरीन का? इसकी वजह, हाँ इसकी वजह से रिपल्जन ज्यादा होती है, कुछ ऐसा। अच्छा ये ना, ये देखें पहले, मैं फिर आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं और साथ में मैंने उनकी बॉन्ड एनर्जी लिखी हुई है। अगर हम लोग चैप्टर नंबर 6 से बॉन्ड एनर्जी का ट्रेंड देखते हैं तो जो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड एनर्जी है वो हमारे पास जनाब क्लोरीन है। क्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो हमारे पास 242 है। ब्रोमीन की जो है वो हमारे पास 195 है। आयोडीन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो हमारे पास 151 है। और जो फ्लोरीन है इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो हमारे पास है 155। अब बेटा यहाँ पे मैंने एमसीक्यूज इस वजह से ऐड किया है क्योंकि जब मैं एफएससी में पढ़ा रहा था तो बेटे ने क्वेश्चन किया था, क्योंकि हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ चुके थे और फिर हम लोग चैप्टर नंबर 11 के ऊपर आए थे। तो मैंने चैप्टर नंबर 6 के अंदर उनको ये एक बात लिखवाई थी कि जनाब बॉन्ड एनर्जी का जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। तो उस बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन वहाँ पे राइज किया था और मैंने जब स्लाइड्स बनाई तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐड करता हूँ और आप लोगों को भी ये पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। तो बेटा इस बात में कोई शक नहीं है कि बॉन्ड एनर्जी का रेट ऑफ रिएक्शन के साथ जो है वो हमें इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है। जितनी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, बॉन्ड तोड़ना उतना ही मुश्किल। जितना बॉन्ड तोड़ना मुश्किल, वो उतनी ही देर से रिएक्ट करेगा, मतलब उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम होगा। इसका मतलब अगर बॉन्ड एनर्जी कम है, अगर बॉन्ड एनर्जी हम लोग देखें तो आयोडीन की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, मतलब इसके बॉन्ड तोड़ना सबसे आसान है। अगर इसके बॉन्ड तोड़ना सबसे आसान तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो हमारे पास मैक्सिमम होना चाहिए था, लेकिन हमने आयोडीन को सिलेक्ट ही नहीं किया, हम लोग चले गए फ्लोरीन की तरफ। तो बेटा एक बात याद रखनी है, बॉन्ड एनर्जी का रिलेशन हम लोग उस वक़्त इस्तेमाल करेंगे जब आप लोगों के पास मौजूद चारों की चारों ऑप्शंस एक ही फिजिकल स्टेट के अंदर जो है वो अराइज कर रही हों। मतलब क्लोरीन भी गैस होती, ब्रोमीन भी गैस होती, आयोडीन भी गैस होती, फ्लोरीन भी गैस होती। फिर आप लोग जाते बॉन्ड एनर्जी की तरफ, आप लोग देखते कि किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, किसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, और आप लोग इसको आंसर कर रहे होते। लेकिन यहाँ पर तो फिजिकल स्टेट्स ही डिफरेंट हैं। जब फिजिकल स्टेट्स डिफरेंट हों तो अभी हम लोगों ने पिछली स्लाइड्स के ऊपर देखा कि सबसे ज़्यादा किसका रेट ऑफ रिएक्शन होता है, गैसेस का। मतलब ब्रोमीन भी ऑप्शन से निकल गया, आयोडीन भी ऑप्शन से निकल गया। अब बात आती है गैसेस की, दोनों गैसेस हैं। अब आपको देखनी पड़ेगी बॉन्ड एनर्जी। जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो हमारे पास फ्लोरीन और क्लोरीन में से हम लोगों ने देखा कि फ्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो हमारे पास 155 है, क्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 252 है। इस वजह से फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कम होने की वजह से इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ज़्यादा होगा। इसके अलावा बॉन्ड एनर्जी ना भी याद हो तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास फ्लोरीन है और एक हमारे पास है क्लोरीन। ये हमारे पास डाई एटॉमिक मालिक्यूल हैं, ये भी फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन। ना इसके ऊपर हम लोग कह सकते हैं ये पार्शली पॉजिटिव है, ना इसको कह सकते हैं कि ये पार्शली नेगेटिव। जब दो एक जैसे एटम्स के दरमियान बॉन्ड बना हो उनको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर मालिक्यूल्स। चैप्टर नंबर 4 रिकॉल करें कि नॉन पोलर मालिक्यूल्स में कौन सी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं? लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस का साइज के साथ क्या रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन होता है। जिसका साइज ज़्यादा उसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्स ज़्यादा, जिसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्स ज़्यादा या इंटरमोलेकुलर फोर्स ज़्यादा, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम। जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी उसके चांसेस ऑफ कोलिजन कम होंगे, जिसके चांसेस ऑफ कोलिजन्स कम होंगे उसमें क्या होता है कि हमारे पास रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में नहीं कन्वर्ट होते। जब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी उसका कम होता है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। तो क्लोरीन का साइज ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ज़्यादा, और इंटरमोलेकुलर फोर्सेस ज़्यादा तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास यहाँ पे कम होगा। जबकि फ्लोरीन का साइज कम,
साइज कम तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस इसमें वीक, जब इंटरमोलेकुलर फोर्सेस वीक होंगी तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो हमें यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा होता है। इज इट क्लियर? यस सर। अब यहाँ पे ना मैंने बातें लिखी हुई हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना है, मैं फिर ये रेज करने लगा हूँ, फिर बातें दूसरी समझाता हूँ। कहता है कि जी बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली रिलेटेड विद द रेट ऑफ रिएक्शन। बॉन्ड एनर्जी का रेट ऑफ रिएक्शन के साथ इनवर्स रिलेशन है, तो जहन में आना चाहिए था कि I2 की बॉन्ड एनर्जी कम तो रेट ऑफ रिएक्शन में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ब्रोमीन और आयोडीन को इस वजह से इग्नोर कर दिया क्योंकि एक लिक्विड फॉर्म में था और एक हमारे पास सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। सो अकॉर्डिंग टू बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर शुड बी I2 फ्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन, लेकिन हम लोग किस तरफ चले गए कि फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर हमारे पास आयोडीन आता है। इसकी वजह यह है कि अगरचे आयोडीन की बॉन्ड एनर्जी कम है लेकिन वो ठोस हालत में मौजूद है, इसे जो भी एनर्जी दी जाएगी वो इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए पहले गैस फेज में जाएगा और फिर जो है वो नया बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, जबकि गैस के मालिक्यूल ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी के बावजूद भी तेज रिएक्शन शो करते हैं क्योंकि इनमें ज़्यादा एनर्जी दे के पहले बॉन्ड तोड़ने नहीं पड़ते। इतनी लंबी चौड़ी तफसील की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात बता देता हूँ कि अगर कोई चीज़ गैस होगी ना, गैस में इंटरमोलेकुलर फोर्सेस नहीं है, आप लोगों को बॉन्ड तोड़ने नहीं पड़ते बल्कि आप लोग फौरी तौर पर रिएक्शन परफॉर्म करवा देते हैं। लेकिन जब कोई भी चीज़ सॉलिड होगी, सॉलिड में इंटरमोलेकुलर फोर्सेज होंगी, अगर आपने रिएक्शन करवाना है तो आपको पहले वो बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। आप लोग बॉन्ड ब्रेक करेंगे, बॉन्ड टूटेंगे, तब जाके वो तेज़ी से हरकत करेंगे और आप लोगों के पास प्रोडक्ट्स बना के देंगे। मतलब स्पीड कम होगी, उसको ज़रा वक्त लगेगा सारे प्रोसीजर को होने में, बॉन्ड्स तोड़ने में, उनको एनर्जी देने में, उनको हरकत करवाने में, उनका प्रोडक्ट्स का कन्वर्ट होना, तो ये सारे का सारा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो फिर इस वजह से हम लोग सॉलिड फेज को बोल रहे होते हैं कि जनाब इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमें कम देखने को मिल रहा होता है। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अब ये हमारे पास हो गया जनाब कवर, जो हमारे पास है कि जो था फिजिकल कंसेंट उसके रिएक्टेंट्स के बारे में लिखा हुआ था कि उनकी स्टेट गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो। अब नेक्स्ट है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तो हम लोग लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे रिएक्टेंट नहीं आएगा, यहाँ पे रिएक्शन आएगा, रुके रुके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, फिर वही लिखा यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा हमारे पास। खैर आगे चलते हैं। कहता है दिस कैन बी जस्टिफाइड बाय द लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। ये लॉ ऑफ मैथ सेक्शन की ही बेसिकली डेफिनेशन है हमारे पास। एग्जांपल हमारी बुक दे रही है, कहता है कि कंबशन ऑफ मैच स्टिक, माचिस की तीली का कंबस्ट होना, इज स्लो इन एयर। हमारी हवा के अंदर कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है भला? नाइट्रोजन। कितने परसेंट है? 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है। अब कहते हैं अगर आप लोग हवा में मैच स्टिक को बंद करेंगे ना तो ये स्लो मतलब देर से बंद करेगी, वाइल वेरी फास्ट इन प्योर ऑक्सीजन। जबकि अगर आप लोग इसको प्योर ऑक्सीजन में बंद करेंगे, 100% ऑक्सीजन देंगे तो वो तेजी से रिएक्ट कर जाएगी। क्यों? क्योंकि कंबशन के केस में ऑक्सीजन इज अ रिएक्टेंट, जब आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ये हमारी बुक की एज एग्जाम्पल है। क्वेश्चन है, कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू। ऑल आर करेक्ट। कोलिजन्स की वजह से। बेटा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी तो आप लोग तब रिलेट करते हैं ना जब ये चीज़ें डिफरेंट हों। लाइक मैं कहूँ कि एक गैस है, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, तब जाके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जीज डिफरेंट होती हैं। लेकिन जब कंसंट्रेशन की बात आ रही है रिएक्टेंट्स की, मतलब मैं कहता हूँ आप लोगों के पास रिएक्टेंट कोई एक ही है, क्लोरीन है, लेकिन एक दफ़ा मैंने आपको 10 मालिक्यूल दिए, एक दफ़ा मैंने आपको 20 दिए, एक दफ़ा मैंने आपको 30 दिए और एक दफ़ा मैंने आपको 40 दिए। मैं आपसे पूछता हूँ बताएं इनमें से रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज़्यादा होगा? अब है तो क्लोरीन ही, या वो सॉलिड होगी या लिक्विड होगी या गैस होगी, जो भी हो है तो ये गैस, या सिर्फ समझाने की हद तक बता रहा हूँ। फिर आप लोग जाते हैं कि जनाब हमारे पास कोलिजन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती हैं? जितना ज़्यादा क्राउड होगा उतनी ज़्यादा उनके आपस में कोलिजन्स होती है। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे वो क्राउड इकट्ठा करेंगे, उनका हजूम होगा, उनके आपस में कोलिजन्स पड़ जाती हैं।
जब उनके आपस में कोलिजन्स बढ़ जाती हैं तो पॉसिबिलिटीज ऑफ द इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज कर जाती हैं। जब इफेक्टिव कोलिजन्स की पॉसिबिलिटीज इंक्रीज कर जाएंगी तो आप लोगों के पास अल्टीमेटली रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन्स के होने से प्रोडक्ट्स बनना शुरू, जब प्रोडक्ट्स बन जाते हैं तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो 4 आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी रिलेट करती है रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, लेकिन तब जब आप लोगों के पास तीनों के तीनों या चारों के चारों ऑप्शन डिफरेंट फेजेस के अंदर मौजूद होंगे। इज इट क्लियर? यस सर। अब मैंने रीजन लिखी है कि जितनी हायर कंसंट्रेशन होगी हायर विल बी नंबर ऑफ कोलिजन, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगी उतने ही ज़्यादा आप लोगों के पास वहाँ पे प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी हमारे पास जो उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमें देखने को मिल रहा होता है। इज इट क्लियर? यस सर। कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट रिलेटेड टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन डैश ऑर्डर। यहाँ पे मैं नन ऑफ दीज भी लिख देता हूँ। जीरो सर। जी हाँ, ज़ीरो ऑर्डर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि फॉर ज़ीरो ऑर्डर रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम डेफिनेशन तो पढ़ते हैं ना कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जनरली होता है। हम लोग एक केस देखेंगे नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होता है। फेडरल की बुक में लिखा हुआ है कि क्या होता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ती रहती है रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाता है। जनरली पूछा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन अगर वो आपसे ऑर्डर वाइज पूछे तो जीरो ऑर्डर में ये इंडिपेंडेंट होता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और नेगेटिव ऑर्डर में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो हमें देखने को मिल रहा होता है। तो मिसाल के तौर पर एंजाइमेटिक रिएक्शन है, अगर तो एंजाइम मौजूद होंगे, एंजाइम अब रिएक्टेंट नहीं होते, एंजाइम एक्ट एज अ कैटलिस्ट ओवर हियर। अगर तो एंजाइम मौजूद होंगे तो रिएक्शन की स्पीड तेज होगी, और अगर एंजाइम नहीं होंगे तो ये रिएक्शन की स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम होती है। या आप लोग ये कह सकते हैं कि जब तक आप लोग कैटलिस्ट को इस्तेमाल करेंगे नहीं रिएक्शन होगी नहीं। जैसे इसकी बहुत एग्जांपल हमारे पास फोटोसिंथेसिस है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आप लोग रात के वक्त जितनी मर्जी इकट्ठी करते जाएं, उसके लिए हमें सनलाइट की ज़रूरत होती है। जब तक आप लोग सनलाइट देंगे नहीं, वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक्यूमुलेशन नहीं होगी, वो आप लोगों के पास जो है वो बना के नहीं देगा आप लोगों को ग्लूकोज। तो वहाँ पे जिस चीज़ की हमें बुनियादी तौर पे ज़रूरत है वो सनलाइट है, और सनलाइट कोई रिएक्टेंट नहीं है बल्कि वो एक कह सकते हैं कि वो कैटलिस्ट है। तो वो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है या फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है वो बेसिकली सनलाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे भी रिएक्शन इसका मतलब हुए कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करते ही नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। नेक्स्ट है जनाब हमारे पास प्रेशर। प्रेशर सारी की सारी वही बात है कि जब गैशियस रिएक्शन हो तो प्रेशर को हम लोग कंसंट्रेशन के साथ जो है वो रिलेट कर रहे होते हैं। अब जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होती है रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि गैशियस रिएक्शंस के लिए जितना ज़्यादा प्रेशर होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। रीज़न क्या होती है? जब आप लोग गैशियस रिएक्शन में प्रेशर को अप्लाई करेंगे, जब प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो गैस के मालिक्यूल्स के दरमियान, मतलब वो गैस के मालिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के नज़दीक आना शुरू हो जाते हैं। जब वो आपस में एक दूसरे के नज़दीक आना शुरू हो जाएंगे तो उनके जो चांसेस ऑफ कोलिजन्स होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ वो बढ़ जाते हैं। जब चांसेस ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ जाती हैं। जब इफेक्टिव कोलिजन्स की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेंगी तो प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे। जब प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली हम लोग कहते हैं कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो बढ़ जाता है। तो कहते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेट ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ द गैशियस रिएक्शन। अगर गैशियस रिएक्शन ना हो तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन हम लोग गैशियस रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन की जगह पे प्रेशर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कहते हैं हाई प्रेशर, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड हैं तो वॉल्यूम उतना ही कम होगा। जितना वॉल्यूम कम होगा मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टू ईच अदर, मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। जितने मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आएंगे मोर कोलिजन्स विल टेक प्लेस ओवर हेयर। जितनी ज़्यादा कोलिजन्स होंगी इफेक्टिव कोलिजन, यहाँ पे चांस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन जो है वो हमारे पास इंक्रीज कर जाती हैं। जब चांस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज करेंगी
तो प्रोडक्ट्स बनेंगे। जब प्रोडक्ट्स बनेंगे तो अल्टीमेटली हम लोग कहते हैं कि जनाब हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो चुका है। इज इट क्लियर? बेटा ये क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सरफेस एरिया। अच्छा, हमारी बुक के अंदर ना एक टेबल भी बना हुआ है, क्या आपको वो टेबल देता है? टेबल में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3, और वो आपसे पूछता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। वो क्वेश्चन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप लोगों को पढ़ा दूंगा, इस वजह से मैंने उसको एट द एंड जो है वो ऐड किया हुआ है, लेकिन पढ़ेंगे ज़रूर उस चीज़ को भी। खैर, कहता है कि सरफेस एरिया इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रेट ऑफ रिएक्शन। सरफेस एरिया का भी रेट ऑफ रिएक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेशन है। एग्जाम्पल है, कहता है कि अगर कोयला जो है वो आपके पास पाउडर्ड फॉर्म में भी है, पाउडर्ड मीन पिसा हुआ, और दूसरी तरफ आपके पास सॉलिड फॉर्म में है, तो कहता है जो पाउडर्ड कोल है इट बर्न्स मोर फास्टर एज कम्पेयर टू द सॉलिड वन, क्योंकि जो पाउडर्ड कोल होता है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो हमारे पास ज़्यादा होता है, और जो सॉलिड वन होता है उसका जो सरफेस एरिया होता है वो कम होता है। अगर मैं सरफेस एरिया की सिंपल सी डेफिनेशन करूं तो सरफेस एरिया उस जगह को बोला जाता है जो हवा के साथ इन टच होगा। अगर मैं कहता हूँ कि ये आपके पास सॉलिड फॉर्म में कोयला पड़ा हुआ है, तो इसका सरफेस एरिया कौन सा होगा? ये उसके अंदर सारे के सारे सॉलिड फेज है, हमें नज़र नहीं आ रही, जो चीज़ नज़र आ रही है वो बाहर है, और सिर्फ यही जो रीजन होगा जो आप लोगों को बाहर से नज़र आ रहा है, मैं इसके ऊपर एक लेयर बना रहा हूँ, तो यही जो है वो आप लोगों के जो हवा के साथ इन टच पोर्शन होता है वो सिर्फ यही है, ये इसका सरफेस एरिया कहलाएगा। लेकिन अगर इसी कोयले को मैं पीस देता हूँ, जब पीस देता हूँ तो वो पाउडर फॉर्म में इस तरह से पड़ा हुआ है। अब ये पाउडर फॉर्म में बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, इस सॉलिड फेज का एक एक ज़र्रा जो है वो हवा के साथ इन टच है। तो आप लोग मुझे बताएं, जब वो पाउडर फॉर्म में है तब उसका ज़्यादा पोर्शन हवा के साथ इन टच है, या फिर जब वो सॉलिड फेज में था तब उसका ज़्यादा पोर्शन जो था वो हवा के साथ इन टच था? पाउडर फॉर्म में। जब वो पाउडर फॉर्म में है तो उसका ज़्यादा पोर्शन सरफेस के साथ इन टच, हवा के साथ इन टच है। जब वो हवा के साथ ज़्यादा इन टच होगा तो हम लोग बोलेंगे कि जनाब अब हमारे पास, अब ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट हैं, मैं यहाँ पे भी आप लोगों के पास ऑक्सीजन लेकर आता हूँ और यहाँ पे भी मैं ऑक्सीजन लेकर आता हूँ। जब सॉलिड है तो ऑक्सीजन को सिर्फ ये जो एक्सपोज पोर्शन है ना, इसको सिर्फ यही वाला पोर्शन देखने को मिलेगा, जबकि पाउडर्ड फॉर्म में ऑक्सीजन इस पार्टिकल के साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ अब बेतहाशा पार्टिकल इसको ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिनके साथ वो आके कोलाइड कर सकता है। तो जो पाउडर्ड फॉर्म है तो ऑक्सीजन के चांसेस ऑफ कोलिजन इंक्रीज कर जाते हैं विद द कोल, क्योंकि इसको यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इसको एक एक ज़रा नज़र आ रहा है कि भाई मैं इसके साथ भी रिएक्ट कर सकता हूँ, मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ, मैं इसके साथ भी कर सकता हूँ। लेकिन जब वो सॉलिड होगा तो इसको सिर्फ एक्सपोज सरफेस, जो बाहर वाली जगह है, सिर्फ उसी के साथ वो रिएक्ट करेगा। जब वो बाहर वाली सरफेस के साथ ही सिर्फ रिएक्ट कर रहा है, अंदर वाले पार्टिकल्स उसको एक्सपोज आउट ही नहीं हो रहे, तो हम लोग बोलेंगे कि जब सॉलिड है तो सरफेस एरिया कम, जब सरफेस एरिया कम तो फिर ऑक्सीजन के कोलाइड होने के चांसेस कम, जब कोलाइड कम होगा तो इफेक्टिव कोलिजन्स कम होंगी, जब इफेक्टिव कोलिजन्स कम होंगी तो प्रोडक्ट्स कम बनेंगे, जब प्रोडक्ट्स कम बनेंगे तो अल्टीमेटली रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। और अगर इसको हम लोग पाउडर के साथ कंपैरिजन करें, पाउडर सरफेस एरिया ज़्यादा, सरफेस एरिया ज़्यादा, ऑक्सीजन को कोलाइड करने के लिए पार्टिकल ज़्यादा मिलेंगे, जब पार्टिकल ज़्यादा मिलेंगे कोलिजन्स बढ़ेंगी, जब कोलिजन्स बढ़ेंगी तो इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा हो जाएंगी, जब इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा हो जाएंगी तो प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाएंगे, जब प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाएंगे तो अल्टीमेटली सरफेस एरिया भी हमें वहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होता है। इज़ इट क्लियर? यस सर। मैं इसको रेस कर दूँ। एग्जाम्पल है हमारी बुक के अंदर लिखी हुई कि एलुमिनियम है प्लस हमारे पास जो है वो NOH के साथ रिएक्शन करता है, वाटर है, तो आप लोगों के पास ये प्रोडक्ट बन रही है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कहता है कि एलुमिनियम पाउडर्ड फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। जब वो सॉलिड है तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, जब वो पाउडर्ड होगा तो वो फास्ट होगा। ये हमारी बुक रिएक्शन को एग्जाम्पल के अंदर दे रही है। अब होता क्या, कहता है जितना ज़्यादा सरफेस एरिया मोर एक्टिव मैस। अब आप लोगों को एक्टिव मैस की डेफिनेशन फिर से याद आनी चाहिए कि एक्टिव मैस is that concentration of reactant that has the ability to convert into products। मतलब सारे के सारे रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते, सिर्फ वही रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा एनर्जी मौजूद होगी। तो अगर तो पाउडर जो हमारे पास होगी, पाउडर कोई भी आपके पास सब्सटेंस होगा तो उसमें एक्टिव मैसेज ज़्यादा होंगी। एक्टिव मैसेज मीन
अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो कि रिएक्ट करने की सलाहियत रखती है वो ज़्यादा होगी। जब रिएक्टेंट की मिकदार ज़्यादा होगी तो फिर वहाँ पे कोलिजन के चांसेस, इफेक्टिव कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितनी ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन के चांसेस बढ़ेंगे तो इसके बाद मुझे एक और पॉइंट ऐड कर देना चाहिए कि आप लोगों के पास प्रोडक्ट्स उतने ही ज़्यादा बनेंगे। जितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे हम लोग बोलेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन अल्टीमेटली उतना ही ज़्यादा हमारे पास इंक्रीज कर जाता है। इज़ इट क्लियर? Yes. चलें नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। पार्टिकल साइज, अब ये इम्पोर्टेंट है। ये वो वाहद फैक्टर है जनाब जो अभी तक हमने पढ़ा है कि पार्टिकल साइज इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द सरफेस एरिया। अगर पार्टिकल साइज सरफेस एरिया से इन्वर्सली रिलेटेड है तो इसका मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन के साथ भी क्या रिलेशन होगा? इन्वर्स होगा। तो यहाँ से एमसीक्यूज बनेगा कि ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द रेट ऑफ रिएक्शन एक्सेप्ट, आंसर होगा पार्टिकल साइज। चींटी का सरफेस एरिया ज़्यादा होता है या हाथी का? चींटी का होता है। अब आप कहेंगे कि सर आप हमें घुमाई जाएं, पीछे कुछ और कंसेप्ट दिया है, यहाँ पे कुछ और दे रहे हैं। हाथी इतना बड़ा, उसका ज़्यादा पोर्शन हवा के साथ इन टच है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। चींटी बेचारी इतनी सी होती है, उसका थोड़ा सा पोर्शन हवा के साथ इन टच आता है, उसका सरफेस एरिया कम होना चाहिए। तो बेटा सरफेस एरिया की यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ आगे। कहते हैं, पहले ये समझ लें, मैं फिर इसकी एग्जांपल भी देता हूँ। कहता है कि पार्टिकल साइज इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द रेट ऑफ रिएक्शन। ये वही बात जो मैंने ऊपर ही इसको लिख दी है। अब ये है आपके पास एग्जांपल ऑफ सरफेस एरिया वर्सेस वॉल्यूम रिएक्शन रेशो। बेटा एक चीज़ याद रखनी है, सरफेस एरिया के लिए ना आप लोगों ने वॉल्यूम भी देखना होता है। मतलब अगर मैं चींटी की बात कर रहा हूँ, चींटी का टोटल वॉल्यूम कितना है और वो वॉल्यूम कितना है जो हवा के साथ इंटच आ रहा है। और दूसरी तरफ हाथी है, हाथी टोटल वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रहा है और वो पोर्शन जो हवा के साथ इंटच आ रहा है वो कितना है, इसको हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग डिफाइन करते हैं कि जनाब हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस तरह से जो है वो चेंज हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, कहता है कि आपके पास हाथी है, ये जो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो हमारे पास 1,80,000 मीटर जो है वो ऑक्यूपाई करता है। इसका जो सरफेस एरिया है, मतलब जो पोर्शन हवा के साथ जो इसका इंटच आ जाएगा या कितनी साइड से जो है वो इन टच हमें देखने को मिलता है, तो कहता है जनाब ये हमारे पास 3,60,000 मीटर इसका सरफेस एरिया है। जब हम लोग सरफेस एरिया और वॉल्यूम की रेशियो हम लोग लेते हैं तो हमारे पास ये जो आंसर है वो हमारे पास 2 आता है। तो हम लोग कहते हैं सरफेस एरिया ओवर वॉल्यूम रेशियो जो है वो हमारे पास 2:1 है। अगर चूहे की बात करते हैं तो कहता है अगर वो टोटल वॉल्यूम 1 मीटर ऑक्यूपाई करता है तो उसका जो सरफेस एरिया होगा टोटल वॉल्यूम के मुकाबले में वो हमारे पास 6 मीटर होगा। मतलब ये नहीं है, अब आप लोग ये कहें कि वॉल्यूम तो इसका 1 मीटर है तो 6 मीटर ये किस तरह से सरफेस एरिया दे रहा है। ये बेसिकली इनका कंपैरिजन किया जा रहा है कि अगर आपके पास टोटल वॉल्यूम उसका 1 मीटर है और दूसरी तरफ आपके पास हाथी है, हाथी का और चूहे का मुकाबला किया जा रहा है कि अगर हम लोग हाथी का पोर्शन देखते हैं और चूहे का पोर्शन देखते हैं, दोनों का कंपैरिजन करें, तो जब हम लोग बात करेंगे चूहे की तो चूहा जो अपना टोटल वॉल्यूम रखता है और हाथी जो अपना टोटल वॉल्यूम रखता है, अब हाथी का सरफेस एरिया या फिर आप ये कह लें कि एक्सपोज्ड पोर्शन टू एयर उतना नहीं होता एज कम्पेयर टू हिज टोटल वॉल्यूम जितना कि एक चूहे का या फिर चूंटी का होगा एक्सपोज पोर्शन उसके टोटल वॉल्यूम के मुकाबले में। तो ये इन दोनों के कंपैरिजन के हिसाब से वो बता रहा है। तो कहता है कि अगर आपके पास हाथी का वॉल्यूम 1,80,000 है तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो इससे 2 गुना है। लेकिन अगर हम लोग जो चूहे की बात करते हैं तो उसके वॉल्यूम के मुकाबले में उसका जो सरफेस एरिया है वो 6 टाइम्स ज़्यादा है। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम के आप लोग रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास आंसर 6 आता है। इसका मतलब आप लोगों के पास यहाँ पे आंसर 6 आएगा, यहाँ पे आप लोगों के पास आंसर 2 आया था। तो कहता है दिस शोज दैट स्मॉलर एनिमल्स हैव अ बिगर सरफेस एरिया कंपेयर टू देयर वॉल्यूम। जो हमारे पास छोटे जानदार होते हैं उनके टोटल वॉल्यूम के मुकाबले में उनका जो सरफेस एरिया होता है वो हमारे पास से ज़्यादा होता है। जब छोटे एनिमल्स का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो हम लोग बोलेंगे इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो भी हमारे पास से ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा होता है। इज़ इट क्लियर? Yes, sir.
नेक्स्ट देख लें, कहते हैं हाई पार्टिकल साइज, जितना पार्टिकल साइज ज़्यादा होगा सरफेस एरिया उतना ही कम होता है। तीसरी बात, जब सरफेस एरिया कम होगा तो एक्टिव साइट्स कम होंगी, जब एक्टिव साइट्स कम होंगी तो कोलिजन चांसेस मीन से इफेक्टिव कोलिजन्स कम हो जाएंगे, जब इफेक्टिव कोलिजन्स कम होंगी तो आप लोगों के पास प्रोडक्ट्स कम बनेंगे, जब प्रोडक्ट्स हमारे पास कम बनती हैं तो हम लोग कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारे पास उतना ही कम होता है। तो पार्टिकल साइज ज़्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारे पास कम है, मतलब ये वो वाहद फैक्टर अभी तक हमने पढ़ा जिसका इन्वर्स रिलेशन जो है वो हमें देखने को मिल रहा होता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट यस सर। नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। ये पॉइंट्स मैंने आप लोगों का जो पहला टॉपिक है ना फिजिकल स्टेट वाला, मैंने उसी में से निकाले, मैंने अलग से इनको नाम दे दिया नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स का। कहता है कि वन ए मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन अदर मेटल्स ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी। मेटल्स रिएक्टिव कब होती हैं, मुझे शाबाश जल्दी से बताएं। या मैं ये पूछूं कि मेटल्स कौन सी रिएक्टिव होती हैं? अल्लाह अल्लाह, बेटा मेटल्स वो रिएक्टिव होती हैं विच लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। मेटल की टेंडेंसी यही होती है ना कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती हैं, और नॉन मेटल्स की टेंडेंसी ये होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। अब मेटल्स वो रिएक्टिव होती हैं जो आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, और वो मेटल्स आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं जिनका साइज ज़्यादा होगा। जब साइज ज़्यादा होगा ना तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो होल्ड होती है वो कम होती है। जब न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड कम होगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम, तो उस इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होता है। जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा हम लोग बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि वो उसका जो रिएक्शन है, जो उसकी रिएक्टिविटी है मेटल की, वो उतनी ही ज़्यादा होगी। जबकि हमारे पास मेटल्स होती कौन कौन सी हैं? 1A की एलिमेंट्स की होती हैं, 2A की होती हैं और 3A की होती हैं। इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा साइज होता है वो 1A का होता है, क्योंकि हमें पता है कि लेफ़्ट टू राइट हमारे पास जो साइज होता है वो डिक्रीज होता जाएगा। जितना साइज डिक्रीज होता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ती जाएगी, ईज टू लूज इलेक्ट्रॉन कम होती जाएगी। जितना वो देर से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा हम लोग बोलेंगे वो हमारे पास उतनी ही लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो हमें देखने को मिल रही होती है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा कि वन मेटल्स चूंकि उनका साइज ज़्यादा होता है, इस वजह से वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं और हम लोग बोलते हैं वो मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू द अदर मेटल। रीज़न क्या है? रीज़न इज द लो आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जीज देनी नहीं पड़ती, क्योंकि वो खुद ही बड़ा साइज होने की वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं। अब कहता है नॉन मेटल्स में देखें तो ग्रुप 7A की जो नॉन मेटल्स हैं वो मोर रिएक्टिव होती हैं। क्यों? नॉन मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल वो रिएक्टिव होती हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करें, और वो चीज़ आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करती है जिसका साइज कम होता है। जब साइज कम होगा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती हैं। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगी तो न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन को कहेगा भाई आ जा, मुझे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जल्दी से आगे मेरे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत को पूरा कर दे, तो वो उसको पकड़ लेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि ग्रुप 7A की नॉन मेटल जिनका साइज सबसे कम होता है, साइज कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लेते हैं, और हम लोग बोलते हैं कि ये रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं, मेटल्स नहीं नॉन मेटल्स, देन अदर नॉन मेटल। और रीज़न क्या होती है? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब नॉन मेटल चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को शो करें, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करें, जबकि मेटल्स शो क्या करना चाहती हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी शो करती हैं, मतलब ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती हैं, और जो नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही होती हैं। अब कहते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर फास्ट रिएक्शंस बिकॉज ऑफ आयोनिक रिएक्शन नेचर। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये फास्ट रिएक्शन होते हैं। रीज़न क्या होती है? आयोनिक रिएक्शन। आप लोगों की बुक के अंदर भी लिखा होगा कि आयोनिक रिएक्शंस आर फास्ट रिएक्शन एज कम्पेयर टू द रिडॉक्स रिएक्शन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आयोनिक रिएक्शन फास्ट हैं और जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो हमारे पास स्लो है, मैं आपसे कहता हूँ आयोनाइड जो हमारे पास आयोनिक रिएक्शंस हैं उनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या होगी, और जो रिडॉक्स रिएक्शन है उनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी?
लो किस में आएगा, हाई किस में आएगा? आयोनिक रिएक्शन हाई, redox रिएक्शन लो। बेटा क्या हो गया है? अभी पिछले लेक्चर में पढ़ाया था आयोनिक रिएक्शन फास्ट है। फास्ट मीन इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है। रेट ऑफ रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं बैरियर को, रुकावट को। अगर ये आयोनिक रिएक्शन फास्ट है तो इसका मतलब इसके रास्ते में जो बैरियर होगा, जो रुकावट होगी, वो कम होगी। तो आयोनिक रिएक्शन हैव द लो एक्टिवेशन एनर्जी, जबकि रिडॉक्स रिएक्शन स्लो होते हैं। स्लो मतलब इनके रास्ते में रुकावट ज़्यादा होगी, तो दीज हैव द हाई एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यूज़।